हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया है। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट इज मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस होता क्या है, आपने नाम सुना होगा पहले या नहीं सुना होगा। मरीन इन समथिंग रिलेटिंग टू ओशन, सी वगैरह ऐसे चीजों के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। देखो, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कुछ सी के थ्रू ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो जहां से आपका सी के थ्रू से गुड्स आ रहा है या लोग जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप। तो ऐसे चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डेंजर ऑफ सी हम क्या करते हैं, मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि कभी कभार तूफान आ जाता है, कभी कभार शिप डूब जाता है, तो उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ये रिस्क से प्रोटेक्ट होने के लिए मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। तो चाहे वो वेसल्स हो सकता है, वेसल मतलब शिप हो सकता है, चाहे वो कार्गो मतलब गुड्स स्टॉक्स वगैरह होते हैं, चाहे वो पैसेंजर हो सकते हैं। तो इन तीनों के लिए हम क्या ले सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस को हमने देखे थे कहां पे लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं था। बट इस मरीन इंश्योरेंस के लिए हर एक प्रिंसिपल उतना ही इक्वली एप्लीकेबल रहेगा, ये याद रखना। ओके, नाउ सबसे पहला जो टाइप है वो है वॉयज पॉलिसी। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि वॉयज मतलब होता क्या है। वॉयज मींस जर्नी। सो जब भी हम एक शिप को दूसरे जगह पे भेजते हैं तो उस जर्नी के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज वॉयज पॉलिसी। मतलब जब तक वो जर्नी खत्म नहीं होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम कितना भी लगने दो, लेकिन जब तक ये शिप जो है इंडिया से यूएसए नहीं पहुंचेगी, तब तक जो पॉलिसी के अंडर हमारा रिस्क है वो कवर्ड रहेगा बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम the policy, the subject matter is insured for the specific voyage. Risk begin only when the ship start the voyage. मतलब कि इंडिया से जैसे ही शिप चालू होके यूएसए तक पहुंचेगी, उधर तक हमारा रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब कि एट द पोर्ट अगर कुछ हो जाए, मतलब कि इंडिया के पोर्ट पे खड़े खड़े कुछ हो जाए, तो फिर वॉयज पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक जर्नी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। समझ में आया। नाउ टाइम पॉलिसी। तो देखो, जर्नी चाहे कितना भी टाइम लेने दो, हम एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा जो भी नुकसान होगा ड्यूरिंग दी मरीन या ड्यूरिंग दी सी, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो उसका भरपाई या उसका कवर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप बोल सकते हो वॉइस, द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है, चाहे वो 6 मंथ हो, 8 मंथ हो, जो भी पीरियड डिसाइड हुआ हो, उस पीरियड के लिए हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंश्योर्ड रहेगा। बट इधर एक चीज बोली हुई है कि आपका ये जो पॉलिसी है, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, वो कैन नॉट बी एक्सीड 1 ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा का पीरियड वो कवर नहीं कर सकता है। 1 साल से कम तक का ही आपके पास वो टाइम पॉलिसी एप्लीकेबल होता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे हमने सोचा था कि उस टाइम तक हमारा जो शिप है वो दूसरी कंट्री को पहुंच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नहीं पहुंचा क्योंकि तूफान आ गई बीच रास्ते में, उनका ऐसे फोरकास्ट हुआ कि आगे तूफान है या आगे कुछ ऐसी हलचल है सी में जिसके थ्रू हम जा नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कंटिन्यूएशन क्लॉज अप्लाई कर सकते हो। कंटिन्यूएशन क्लॉज मतलब कि आप उस टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए लिया था, फॉर एग्जांपल शॉर्ट पीरियड लेते हैं, आपने 15 डेज के लिए लिया था, बट आपका जो शिप है अभी तक उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं, तो आप कंटिन्यूएशन क्लॉज को अप्लाई करके आप अपना जो पॉलिसी है उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हो विद ऑफ कोर्स बाय गिविंग एक्स्ट्रा प्रीमियम टू दी कंपनी। लेकिन बात यही है कि अगर उस टाइम पीरियड तक नहीं पहुंचता है आपका जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है या जो शिप है,
तो आप अपने रिस्क को एक्सटेंड, मतलब रिस्क कवर को आप एक्सटेंड कर सकते हो विद इंश्योरेंस कंपनी. सो द कंटिन्यूएशन क्लॉज means that if the voyage is not completed within specified time, the risk shall be covered until the voyage is completed. जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो एप्लीकेबल रहेगा, ऐसा कंटिन्यूअस क्लॉज में बोला गया. ना मिक्स पॉलिसी क्या होता है? तो मिक्स पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है, दो चीजों का या उससे ज्यादा चीजों का मिक्स. अब ये किस चीजों का मिक्स है? तो ऊपर जो हमने वॉयज पॉलिसी पढ़ा और टाइम पॉलिसी पढ़ा, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए एक साथ तो वो मिक्स पॉलिसी बन जाएगी. मतलब कि एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए भी प्रोटेक्ट हो रहा है और प्लस आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी प्रोटेक्ट हो रहा है. कोई कोई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना, या दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, एनी हाउ दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो वो दोनों रिस्क से कवर हो जाते हैं कि अगर जर्नी खत्म हो गई लेकिन हम टाइम खत्म हो गया लेकिन हमारा वॉयज पॉलिसी अभी भी एप्लीकेबल है, तो वो आगे कुछ झंझट नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो मिक्स पॉलिसी ले लेते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यूड पॉलिसी. अभी वैल्यूड पॉलिसी सिंपल सा है. कभी कभी क्या होता है, हम किसी सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, पेंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, जो मूर्तियां वगैरह आपको पता होगा है ना, बहुत ही हाई क्लास आइडल्स वगैरह रहते हैं, उनका स्पेसिफिक प्राइस नहीं रहता क्योंकि वो रियल मार्केट वैल्यू हमें अभी नहीं पता चल सकती. जैसे नॉर्मल कोई गुड्स होते हैं ना, उनके कैसे एमआरपी डिसाइडेड रहते हैं कुछ, लेकिन पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट वर्क कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं जो एक्सपोर्ट होने रहते हैं और उसका कोई रियल मार्केट वैल्यू, वो करोड़ के भी बिक सकते हैं, लैक्स के भी बिक सकते हैं. तो इस केस में जहां पे आपको रियल मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो उधर इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या करते हैं, एक एग्रीड वैल्यू डिसाइड करते हैं कि चाहे नुकसान कितने का भी हो, आपको हमको इतना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा आफ्टर लॉस ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर. चाहे रियल मार्केट कितना भी हो, एक वैल्यू डिसाइड हो जाती है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में और उसी के ऊपर पॉलिसी ली जाती है. तो जैसे मतलब कि इससे क्या होता है, एक इजी सेटलमेंट होता है कि रियल मार्केट वैल्यू कुछ भी रहने दो, कितने का भी नुकसान रहने दो, आपने जितने का डिसाइड किया था हम उतने का आपको पॉलिसी के अंदर कॉम्पनसेशन दे देंगे. ठीक है, और ये कब लिया जाता है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द एक्चुअल मार्केट वैल्यू. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट पॉलिसी. अभी नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब क्या होता है, कि जहां पे आप हर एक चीज, हर एक रिस्क से आप प्रोटेक्ट होना चाहते, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो कार्गो हो, चाहे वो पैसेंजर हो. तो कभी कभार एक प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा रिस्क भी रहता है, जैसे कि उसको फायर लगने के भी चांसेस होते हैं, उसको मरीन के भी चांसेस, मरीन से मतलब मरीन से डेंजर जो हो सकता है, सी से जो डेंजर होता है वो भी चांसेस हैं. तो अगर आप ऐसा कुछ लेते हो, जैसे इधर लिखा हुआ है, अगर कुछ ऐसा लेते हो जहां पे आपका मल्टीपल रिस्क से प्रोटेक्शन मिल रही हो एक प्रॉपर्टी पे, या एक ही प्रॉपर्टी it cover multiple risk on one property or it cover many property under one policy. मतलब एक पॉलिसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी को कवर मिल रहा है, उसको हम ब्लैंकेट पॉलिसी बोलते हैं. जैसे कि ये वेसल्स भी हो गए, पैसेंजर्स भी हो गए, कार्गो भी हो गए, सबको हमने इस पॉलिसी के अंडर डाल दिया, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी कवर हो गई, तो इसको हम ब्लैंकेट पॉलिसी बोल सकते हैं. नहीं तो सिर्फ वेसल को खतरा हो सकता है आग लगने का भी, वेसल को खतरा हो सकता है सी में डूबने का भी, तो हमने एक प्रॉपर्टी पे बहुत सारे रिस्क से कवर ले लिया, तो ये भी ब्लैंकेट पॉलिसी के ही अंडर आएगा. लेकिन देखो इसमें कैसा है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि आपका फायर हो या डेंजर ऑफ सी हो, इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पनसेट करना है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट का रहता है, जो कि मोस्टली एट द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी ही प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है वो कभी भी अराइज हो सकता है और बहुत ज्यादा अमाउंट का अराइज हो सकता है. तो पॉलिसी को सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है कि गुड्स कौन से इंश्योर्ड होंगे, स्पेसिफिक रूट क्या होगा, पोर्ट्स किस पोर्ट पे आपका डेंजर जो है वो प्रोटेक्ट होगा, प्लेस ऑफ वॉयज क्या होंगे, तो सारे जो चीजें हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी में. और ये बहुत बड़ा पॉलिसी रहता है, बहुत बड़े अमाउंट का भी पॉलिसी रहता है, तो इसमें प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहता है और प्रीमियम एडवांस में पे करना रहता है. तो इतनी सारी चीजें
इसमें रहती हैं। तो ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लैंकेट ये नाम कैसे पड़ा, जैसे एक चादर को आप जानते हो ना, चादर कैसे बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है, हम अपनी पूरी फुल बॉडी कवर कर सकते हैं, हाथ भी, पैर भी, बॉडी भी, तो ये सारे चीजों को ब्लैंकेट कैसे ढक लेता है, वैसे ही इस इंटेंट से उसका नाम पड़ा होगा ब्लैंकेट पॉलिसी, मतलब सब कुछ इसमें कवर होगा। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अभी तक आपने देखा था कि मरीन इंश्योरेंस में ड्यूरिंग द वॉयज, मतलब ड्यूरिंग द जर्नी तो रिस्क कवर हो रहा है, मतलब कि जब सी में है तब रिस्क तो कवर हो रहा है, बट व्हाट इफ जब शिप जो है या जो पैसेंजर है या जो गुड्स है, अभी तक उन्होंने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की, अभी तक उन्होंने जर्नी इनिशिएट ही नहीं की, वो पोर्ट पे ही था, तभी कुछ ऐसा हो गया जिससे तूफान आ गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि पूरा तहस नहस हो गया, तो ऐसा कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हमने तो आपको बोला था कि हम मरीन इंश्योरेंस दे रहे हैं, मतलब डेंजर ऑफ सी से कुछ होगा तो हम आपको कवर देंगे। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जहां पे अभी तक जर्नी अगर स्टार्ट नहीं हुई, वो अभी तक सिर्फ अपने इनिशियल प्लेस पे ही अगर खड़ा है, डॉक पे खड़ा है, तो उधर कुछ होने पे भी आपको कवर मिलेगा। ठीक है, सो पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, चाहे आग लगने से हो, चाहे वो किसी कारण से भी हो, इन्होंने बोला है ऑल टाइप ऑफ रिस्क से कवर होता है वो सब्जेक्ट मैटर अगर आप पोर्ट रिस्क पॉलिसी लेते हो। द पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट, मतलब जब तक वो डिपार्ट नहीं होगा पोर्ट से, जब तक वो चलेगा नहीं तब तक पोर्ट रिस्क पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें जनरली पोर्ट रिस्क पॉलिसी में जनरली क्या होता है, ऑल रिस्क से कवर रहता है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो एनीथिंग एल्स, जो भी रिस्क हो सकता है एक वेसल, कार्गो, पैसेंजर्स को ड्यूरिंग जब वो एंकर्ड है पोर्ट पे, तो इसमें कवर हो जाएगा। ओके, नाउ कॉम्पोजिट पॉलिसी। कॉम्पोजिट पॉलिसी इजी पॉलिसी है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि जो अमाउंट रहता है इंश्योरेंस का इतना हाई वैल्यू रहता है कि एक इंश्योरर कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है, जैसे 50 करोड़, 100 करोड़, जैसे अंबानी, टाटा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते होंगे वो नॉमिनल वैल्यू के तो नहीं करते होंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। तो इस केस में 2 इंश्योरर को लाया जाता है और एक पॉलिसी के अंदर कवर किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर कुछ हुआ तो दोनों जो इंश्योरर रहेंगे अपने अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अपने अपने रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जो भी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड रहेगा कि ये कितने अमाउंट के लिए रहेगा, ये कितने अमाउंट के लिए रहेगा, उस हिसाब से जो इंश्योरर रहेंगे रिस्पेक्टिव वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बट यही है इसमें मेन यूनिक पॉइंट की एक से ज्यादा इंश्योरर इधर रहते हैं जो कि एक गुड्स पे, एक रिस्क पे इंश्योरेंस देते हैं। So this type of policy is purchased from more than one insurance. The liability of each insurance is separate and distinct. पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि लाइबिलिटी हर एक इंश्योरेंस का क्या होने वाला है। This policy is taken when the amount of insurance is very high. और जनरली ये इंश्योरेंस तब लिया जाता है जब जो इंश्योरेंस की वैल्यू रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। एज आई टोल्ड यू, एक इंश्योरेंस का उतना इंश्योरेंस देना बहुत रिस्की हो जाएगा, इसलिए एक से ज्यादा इंश्योरर मिलके कंपोजिट पॉलिसी देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल वेसल पॉलिसी। अभी सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब ये जनरली किसके लिए रहता है, जो बहुत छोटे छोटे शिप ओनर्स रहते हैं जिनको कवर चाहिए होता है, मतलब छोटे छोटे शिप ओनर्स के लिए भी वो 25-20 लाख की जो शिप्स रहती है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनका वही इनकम सोर्स होता है। तो जनरली दे टेक इंश्योरेंस ऑफ दैट शिप। तो उनके लिए सिंगल वेसल पॉलिसी एप्लीकेबल रहता है, जहां पे ऑफ कोर्स लो प्रीमियम रहेगा और उनको जो है वो वन शिप का ही इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनका ऐसा रहता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में उसका एक शिप है और इस एरिया में उसका एक शिप है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे
उनके 2 शिप चालू है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोनों के लिए ही इंश्योरेंस ले ले। तो वो क्या करते हैं, सिंगल वेसल पॉलिसी लेते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लीट में है, फ्लीट ऑफ शिप मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लीट में है, उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 1 वेसल का इंश्योरेंस कवर देगी, लेकिन 1 का। अगर दोनों को एक साथ कुछ हो गया तो ये आपकी किस्मत, लेकिन अगर एक को कुछ हुआ, चाहे वो इस डेस्टिनेशन पे हो या उस डेस्टिनेशन पे या उस डेस्टिनेशन पे, सिंगल वेसल कवर होगा एट अ टाइम, इसीलिए उसका नाम सिंगल वेसल पॉलिसी है। नाउ फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी, तो ये भी एक अलग टाइप का है। सो इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप बिलोंगिंग टू 1 ओनर आर इंश्योर्ड अंडर दी सेम पॉलिसी। इधर क्या है, जो बिग ओनर्स रहते हैं, बिग शिप ओनर्स रहते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा शिप्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे शिप का एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या ले लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं। बहुत सारे शिप का या फ्लीट का एक ही इंश्योरेंस के अंदर कवर ले लेते, तो उसको हम फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं। सो इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हिज हर कार्गो इज कैरिड एंड कवरिंग ऑल रिस्क, रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। अभी ब्लॉक पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी आपको समझा, फ्लीट पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जिसमें बहुत सारे शिप कवर है अंडर 1 पॉलिसी। अभी ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है, ये एक ब्लैंकेट पॉलिसी जैसा ही है। ब्लॉक पॉलिसी मतलब कि इसमें जैसे कि हमारा मरीन से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होने वाला है, फिर रोड से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होने वाला है, रेलवे से भी होने वाला है, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट से हमारे जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, वो रिस्क से कवर चाहिए, चाहे रेल पे कुछ हो, चाहे वो रोड पे कुछ हो, या चाहे ड्यूरिंग दी मरीन कुछ हो। तो ये तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर कोई पॉलिसी हमें कवर दे रहा है तो वो क्या माना जाएगा, ब्लॉक पॉलिसी। अभी कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये तो मरीन इंश्योरेंस है ना, तो व्हाई दे आर कवरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू रेल, रोड, क्यों ये सब चीजें कवर हो रहा है, तो ये तो मरीन इंश्योरेंस के अंदर आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है ब्लॉक पॉलिसी सी को भी तो कवर कर रहा है ना, उसके साथ उन्होंने एडिशनल कवर दिया हुआ है रेल एंड रोड का भी। ऐसे टाइप्स निकल सकते हैं क्योंकि एज पर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर, क्लाइंट, ऐसे बहुत सारे उनके कस्टमाइज पॉलिसी बनाने पड़ते हैं, फिर जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को नीड पता चलती है कि यस ये भी एक रिस्क है, तो हम क्यों ना एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें जहां पे इंश्योर्ड को ये सारे सुविधाएं मिलेंगी अंडर 1 पॉलिसी। क्योंकि बहुत सारे दिक्कतें होती है बिजनेस में, तो ये दिक्कतें को सॉल्व करना बैंक, इंश्योरेंस या कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम ही रहता है। तो इसके लिए ब्लॉक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां की सिर्फ सी ट्रांसपोर्ट नहीं कवर होगा, ब्लॉक पॉलिसी के अंडर सारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन कार्गो को, उस गुड्स को प्रोटेक्शन मिलेगी और वो ब्लॉक पॉलिसी रहता है। सो ये 9 टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस था। हमने लाइफ इंश्योरेंस में 8 टाइप ऑफ पॉलिसी देखा था एंड मरीन इंश्योरेंस में 9 टाइप ऑफ पॉलिसी देखा। तो आई होप आपको ये सारे पॉलिसी अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। जो पॉलिसी नहीं समझ में आया उसको फिर से देखो, फिर से समझो। आई होप आपको 100% समझेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि हर एक पॉलिसी मैंने डिटेल में समझाया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।